हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम समझेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी पर लिखूंगी, फिर उसके बाद हम बुक में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद आया। ठीक है, ये जो लॉ है पहले फर्स्ट लॉ आया थर्मोडायनेमिक्स का, फिर सेकंड, फिर ये वाला लॉ हमें पता चला। लेकिन ये जो लॉ है वो फर्स्ट और सेकंड से पहले आना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसलिए इसको हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नहीं तो इसका नाम जो है वो फर्स्ट लॉ होना चाहिए था। फर्स्ट और सेकंड के बाद आया, पर हमें उसको फर्स्ट और सेकंड के आगे रखना था, तो इसलिए इसका नाम रखा हमने ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको हम लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सपोज हमारे पास जो है तीन सिस्टम है, एक है हमारा सिस्टम ए, दूसरा है सिस्टम बी, तीसरा है सिस्टम सी। ए और सी जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, बी और सी भी जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, और ए और बी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। नाउ अगर ए और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि ए और सी का टेम्परेचर जो है वो सेम है, यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, और बी और सी का टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो ए और बी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेम होगा। इनका टेम्परेचर सेम है, इनका भी टेम्परेचर सेम है, तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेम होगा, क्योंकि बी और ए दोनों जो है सी के टेम्परेचर के बराबर है। और इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम या ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ना हम बुक में देखेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। यहाँ पर क्या लिखा है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड मच आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉ है वो फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया। इसको पुट फॉरवर्ड किया गया मच आफ्टर, बहुत लंबे समय बाद फर्स्ट और सेकेंड लॉ के। इट वाज प्लेस बिफोर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, लेकिन इसको फर्स्ट और सेकेंड लॉ से पहले हम पढ़ते हैं। प्लेस पहले किया गया है क्योंकि ये जो है हमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट बताता है, और टेम्परेचर को समझना जरूरी है फर्स्ट और सेकेंड लॉ को समझने से पहले। ठीक है, तो उस वजह से इसका नाम जो है वो ज़ीरोथ लॉ पड़ा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से पहले ज़ीरो आता है। और ये जो है टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में लॉजिकल बेसिस देता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ, इसलिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इस लॉ के मुताबिक दो सिस्टम है हमारे पास, ए और बी, और वो दोनों अलग अलग सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और सी जो है उनका टेम्परेचर सेम है, बी और सी जो है उनका टेम्परेचर सेम है, तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, सारों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि ए का टेम्परेचर सी वाले के बराबर है, बी का टेम्परेचर भी सी वाले के बराबर है, तो ए और बी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बराबर आ गया। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में कहे, इफ सिस्टम ए एंड बी विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, अगर सिस्टम ए और बी जो कि सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है उसको हम कांटेक्ट में रखें विद ईच अदर, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक प्लेस। अगर हमारे पास दो सिस्टम है ए और बी, और वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ उनका टेम्परेचर अलग अलग इक्वल है, उन दोनों को अगर हम पास में रखेंगे तो कोई भी हीट जो है ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर सेम है, तीनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो वो है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ या लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम जो है इस यूज इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने में हम यूज करते हैं। ज़ीरोथ लॉ को टेम्परेचर को मेजर करने में हम यूज करते हैं, या लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम को मर्क्यूरी थर्मामीटर।
व्हेन अ थर्मामीटर इज इमर्स इन हॉट वाटर, जब हम थर्मामीटर को गर्म पानी में डालते हैं, मर्क्यूरी थर्मामीटर, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गर्म है, ठीक है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मर्क्यूरी को ट्रांसफर हो जाएगा ग्लास के वॉल्स के थ्रू। तो वही लिखा है यहाँ पर, जब हम थर्मामीटर को गर्म पानी में डालेंगे, गर्म पानी जो है वो मूव करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे थर्मामीटर के मर्क्यूरी तक पहुंचेगा। The transfer of kinetic energy continues till thermal equilibrium is established, और काइनेटिक एनर्जी तब तक ट्रांसफर होगी मर्क्यूरी की तरफ जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना पहुंचे, जब तक जो हमारा थर्मामीटर का टेम्परेचर है और जो हमारा गर्म पानी का टेम्परेचर है वो इक्वल ना बने। तो उससे हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, गर्म पानी के टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो ये जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, ये हमने अभी समझा। इट इज इंडिकेटेड बाय कांस्टेंट लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो मर्क्यूरी जो है वो मूव नहीं करेगा थर्मामीटर में, और वही हमें टेम्परेचर बता रहा है। द राइज इन मर्क्यूरी लेवल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। पहले जो हमारा मर्क्यूरी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, गर्म पानी में जब हम डालेंगे तो मर्क्यूरी का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जो मर्क्यूरी का राइज है वो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होगा। तब तक इंक्रीज होगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं बन जाता है, और वही टेम्परेचर हमें बता देगा वाटर का टेम्परेचर। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।